पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कुछ बंदे आए थे जो कि शिमू का ना ब्लड लाइन को टेस्ट करना चाह रहे थे। वो ये देखना चाह रहे थे कि शिमू के पास असल में ब्लड लाइन किसकी है। तो जैसे वो लोग यहाँ पर शिमू की ब्लड लाइन चेक करते हैं, उनको पता चलता है कि यहाँ पर शिमू की तो कोई ब्लड लाइन ही नहीं है। उसकी जो भी ब्लड लाइन थी उसको एक खास तरह की स्पिरिट है जो कि शिमू के अंदर ही रहती है, उसने डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ है। जब तक वो स्पिरिट उसके पास रहेगी तब तक शिमू की ब्लड लाइन अवेक हो ही नहीं सकती। और अगर ब्लड लाइन उसकी अवेक नहीं होगी तो जिस सेक्ट में शिमू शामिल होना चाहता है वहां पर उसको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। तो इस चीज से शिमू परेशान हो चुका था कि अब वो करे तो करे क्या। उसको किसी भी तरह से अपनी ब्लड लाइन को अवेक करना पड़ेगा, वरना तो वो ऐसा ही रह जाएगा और अपने सपने जो कि स्ट्रॉन्ग बनने के हैं वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसी चीज को लेकर शिमू बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जिन फैमिली के कुछ बंदों को देखते हैं। वो लोग एक वैली से गुजर रहे थे और वहां पर वो एल्डर भी होता है जो कि जिन थियान का फादर है। ये सारे के सारे लोग मिलकर ना कुछ सामान को यहाँ से ले जा रहे थे। अब बड़ी जल्दी में जा रहे होते हैं, मानो कि वो सामान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन लोगों को ये सामान कहीं और ले जाना था, तो वहां पर डिलीवर करने के लिए ये लोग जा रहे थे। पर तभी हम देख पाते हैं कि पीछे से एक बंदा है जिसने अपनी पावर का यूज करते हुए ना एक गुफा को थोड़ा सा तोड़ दिया है। और जैसे उसने गुफा को तोड़ा है, अंदर से कई सारे चमगादड़ बाहर निकल कर आने लग गए हैं। कुछ छोटे चमगादड़ है और एक तो बहुत ज्यादा बड़ा ड्रैगन जैसा चमगादड़ है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और अब जैसे ये लोग बाहर निकल कर आए थे, वो सभी जिन फैमिली का जो एल्डर होता है उसके और उसके साथियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे। तो ये देखकर सभी लोग परेशान हो जाते कि ये लोग यहाँ पर कैसे हैं, ये चमगादड़ को किसने आजाद कर दिया। ये लोग तो पहाड़ी के अंदर दबे हुए रहते हैं ना, तो ये बाहर निकल कर कैसे आने लग गए। ये सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चमगादड़ ने उनको चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ था। एल्डर यहाँ पर सभी अपने साथियों से कहता है कि देखो कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम जो सामान ले जा रहे हैं ना उसको कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे हमें यहाँ पर अपनी जान भी दाव पर क्यों ना लगानी पड़े। जाओ और सारे चमगादड़ को रोको, हम इस सामान को डिलीवर करके ही रहेंगे। तो अब जितने भी लोग थे ना वो सभी उन चमगादड़ के साथ फाइट करना शुरू कर चुके थे। ये फाइट काफी ज्यादा डेंजरस होती है। एल्डर तो यहाँ पर सीधा अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए सभी चमगादड़ों के साथ भिड़ चुका था और वो अपनी पावर का यूज करते हुए सभी को मारने की कोशिश में लगा होता है। काफी सारे चमगादड़ मर भी जाते हैं, लेकिन तब वो जो बड़ा वाला चमगादड़ था ना, जो लग रहा था कि सभी का किंग होगा, वो आकर पहुंच जाता है। और ये तो सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा गुस्से में था, वो किसी को नहीं छोड़ने वाला था। वो अपनी पावर का यूज करते हुए सभी के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जिस वजह से सभी की हालत खराब हो जाती है और काफी सारे एल्डर के साथ ही वहां पर मारे गए थे। कितने भी कोशिश कर लो, वो बड़ा वाला चमगादड़ मरने को तैयार ही नहीं था। एल्डर यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए एक बार फिर से अपने थंडर अटैक को करने की कोशिश करते हैं बड़े चमगादड़ के ऊपर, जिस वजह से वो कुछ टाइम के लिए शांत हो जाता है। और उसके बाद वो अपना सामान जाकर देखते हैं कि कहीं उस सामान को कुछ हुआ तो नहीं। और जैसे वो सामान देखते ना, हम देख पाते हैं कि उस सामान के अंदर तो वही कुछ चमगादड़ है। इसका मतलब कि ये एल्डर इन्हीं कुछ चमगादड़ को ना बंदी बनाकर कहीं ले जा रहा था। अब ऐसा ये क्यों कर रहा था, इसके पीछे इसका क्या मकसद है, वो तो अभी हमें नहीं दिखाया गया। लेकिन यही चमगादड़ को जब वो ले जा रहा था तो बाकी चमगादड़ बहुत ज्यादा भड़के हुए थे इन लोगों से। एल्डर कहते हैं कि चलो किस्मत से अभी चमगादड़ तो सेफ है, मुझे जल्दी से इनको डिलीवर करना होगा। लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। बाकी के जितने भी चमगादड़ थे ना वो एक बार फिर से होश में आ जाते हैं और अब यहाँ पर वो पहले से ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। तब वहाँ पर एक दूसरा बंदा भी आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो एल्डर की मदद करने लग गया था। ये बंदा मदद करने तो आया था, लेकिन इसका कपड़ा थोड़ा वैसा ही लग रहा होता है जो बंदा अभी कुछ टाइम पहले इन चमगादड़ को आजाद किया था ना, उस टाइप का। हो सकता है कि वही बंदा हो जिसने चमगादड़ को आजाद किया और अब यहाँ पर इनके पास आया है झूठा नाटक करते हुए मदद का। लेकिन कोई चारा ना होने पर एल्डर उसकी मदद लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो बंदा जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो कोई स्वॉर्डमैन जैसा लग रहा होता है और उसने अपनी पावर का यूज करते हुए उस बड़े वाले चमगादड़ को एक अटैक के अंदर ही डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। वो उसकी वाट लगा कर रख देता है, जिस वजह से सभी की जान बच जाती है। यहाँ पर एल्डर उस बंदे का शुक्रिया करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने आकर मेरी मदद की। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आते हो, क्या मुझे इसके बारे में कुछ बताओगे। तभी उस बंदे के ऊपर ना उसका वो पॉइजन था, उसके अंदर कुछ वो हावी हो जाता है, इस वजह से वो बेहोश हो चुका था। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये सारी की सारी चीजें जो हमने अभी यहाँ देखी ना, वो शिमू अपने फादर की डायरी में पढ़ रहा था। यानी कि वो जो बंदा आया था एल्डर की मदद करने के लिए, वो कोई और नहीं बल्कि शिमू का ही बाप था। और इस तरह से उसकी पहली मुलाकात हुई थी जिन फैमिली वालों के साथ। डायरी में आगे लिखा होता कि मैंने यहाँ जिन फैमिली से इसलिए हेल्प ली ताकि उनके पास कोई तरीका होगा जिस वजह से मेरा पॉइजन खत्म किया जा सकता है। मैं किसी भी बड़ी फैमिली के अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि वहां पर सारे लोगों की एंट्री जो थी ना वो खत्म हो चुकी थी और सेक्ट वगैरह में या किसी क्लान के अंदर शामिल होने के लिए कोई अपर क्लास का बंदा चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने यही तरीका अपनाया जिसकी मदद से मैंने थोड़ा सा जिन फैमिली को ट्रिक किया, उनके साथ दोस्ती बनाने के लिए उनकी हेल्प किया और उसके बाद उन लोगों ने मुझे अपने सेक्ट में शामिल कर लिया। तो ये पढ़ने के बाद शिमू और यूनहान जो थी ना वो दोनों काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं कि उनके फादर को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी। वो तो किसी जगह पर मदद मांगने के लिए जा भी नहीं सकते थे। तो उन लोगों ने इस तरीके का तरीका अपनाया ताकि वो किसी तरह से अपने पॉइजन का इलाज कर सके। लेकिन आखिर में उनको क्या मिला, उनकी जान चली गई। अब क्यों, किस लिए उनको मारा गया, इसके बारे में तो अभी तक के उस डायरी के अंदर नहीं लिखा हुआ था।
इसके बाद हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पर एल्डर ने ना शिमू के फादर यानी शीटियान को अपने महल के अंदर ले आया था। यहाँ पर शीटियान कहता है कि ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पर आया हूँ। तो एल्डर बताता है कि ये हमारा जिन क्लान है और तुम हमारी जिन फैमिली के अंदर मौजूद हो। लोग मुझे मास्टर जिन करके बुलाते हैं तो तुम मुझे ये कहकर बुला सकते हो। वैसे तुम ना उस बड़े वाले चमगादड़ को मारने के बाद 2 दिन के लिए बेहोश हो चुके थे, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ पर बचाया, 2 दिन तक के तुम्हें यहाँ पर रखा है। तो शीटियान कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी हेल्प की। लेकिन एल्डर कहते हैं कि अरे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम वहां पर नहीं पहुंचे होते ना तो मेरी खुद की जान चली जाती, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और मुझे किसी न किसी की हेल्प चाहिए ही थी। ऊपर से तुम्हारी जो ये पॉइजन है ना, ये मुझे काफी मिस्टीरियस लग रहा है। क्या ये पॉइजन तुम्हारे अंदर बचपन से है या फिर कुछ अजीब बात है, क्योंकि इस तरह का पॉइजन मैंने इससे पहले किसी के अंदर नहीं देखा था। तो शीटियान कहता है कि ये पॉइजन मेरे अंदर काफी टाइम से है, लेकिन ऐसा कोई अचानक में एक्टिवेट ये नहीं हुआ था। अभी मैं उस टाइम फाइट कर रहा था ना, तभी जाकर ये एक्टिवेट हुआ जिसने मुझे 2 दिन के लिए बेहोश कर दिया। इससे पहले हल्के हल्के झटके आते थे, लेकिन इतना भयंकर कभी नहीं आता था। तो एल्डर कहता है कि कोई बात नहीं है, हमने तुम्हें यहाँ पर एक खास तरह की स्पिरिट पिल दी है, उसकी मदद से तुम्हारा ये जो पॉइजन है ना कुछ टाइम के लिए दब जाएगा, अब वापस से तुम्हारे पर हावी होने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये सुनकर शीटियान कहता है कि स्पिरिट पिल, मैंने तो सुनकर रखा है कि वो स्पिरिट पिल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, कोई जल्दी उसको खरीद नहीं सकता, तो आप मुझे इतनी आसानी से वो स्पिरिट पिल कैसे खिला दी है। तो यहाँ पर एल्डर अपनी तीखी निगाहों से उसको कहने लग जाता है कि देखो तुमने यहाँ पे मेरी जान बचाई है, और अगर अब मैं यहाँ पर तुम्हारी जान नहीं बचाता तो बिना मतलब के तुम्हारी जान को खतरे में डालना वेस्ट नहीं हो जाता, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए ये काम किया। ज्यादा खुद पर एहसानों की तले दबने की तुम्हें जरूरत नहीं है। वैसे हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है कि अचानक में ऐसे सिचुएशन के अंदर जब हम लोग फंसे थे तो अचानक से कोई बंदा यहाँ पर आकर हमारी हेल्प करने के लिए क्यों पहुंच जाता है, वो भी इतना कमाल का मार्शल आर्टिस्ट जो सारी सिचुएशन को अकेले दम पर हैंडल कर लेता है। ऊपर से वो बात कि अचानक में ये सारे चमगादड़ गुफा तोड़कर बाहर कैसे आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसको बाहर निकाला था। एल्डर का शक सीधा सीधा जा रहा था उसी शीटियान के ऊपर। उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम जिन फैमिली वाले दिमाग से पैदल है, हमें पता नहीं चलता कि कौन यहाँ पर किस तरह की हरकत करता है। तो यहाँ पर शीटियान कहता है कि बिल्कुल आपने सब कुछ समझ लिया, मैं ही वो इंसान था जिसने चमगादड़ को आजाद किया, और मैंने ही वो सिचुएशन क्रिएट की ताकि आपको बचा सकूं। उसके बाद आप ना मुझे मौका देंगे इस फैमिली के लिए काम करने का, और उसकी मदद से मैं उस स्पिरिट पिल को हासिल कर पाऊंगा जो मेरा पॉइजन ठीक कर सकती है। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ये सुनकर एल्डर कहता है कि देखो तुम्हारी जो मार्शल आर्ट की स्किल है ना वो तो कमाल की है, लेकिन तुम्हारा जो पॉइजन है वो एक बोझ की तरह है, तो तुम्हें अपने साथ रखना एक फायदे की डील नहीं बल्कि एक बोझ हो जाएगा। तो शीटियान कहता है कि बस आप मुझे एक मौका तो दीजिए, आप कुछ भी काम करने के लिए कहेंगे ना मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ, चाहे उसमें मेरी जान का खतरा क्यों ना हो। और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि अगर आपको मेरे अंदर कोई फायदा नजर नहीं आता ना, तो आप अपनी इतनी कमाल की इस स्पिरिट पिल को मुझे खिलाकर उसको वेस्ट नहीं करते, मेरी जान बचाने की कोशिश नहीं करते। आपको मेरे अंदर कुछ तो कुछ फायदा नजर आया है या फिर कुछ आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं, इसलिए आपने मेरी हेल्प की। तो एल्डर कहता है कि दिमाग बहुत बढ़िया चला लेते हो और तुमने सब कुछ को बिल्कुल सही सोचा। तो बताओ तुम्हें असल में हमसे चाहिए क्या, किस चीज के लिए तुम हमारी हेल्प करना चाहते हो, क्या मकसद है तुम्हारा यहाँ आने का। तो जस्ट शीटियान कहता है कि मुझे बस मेरे पॉइजन का इलाज चाहिए, और अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मेरा पॉइजन का इलाज हो सकता है। मैं कुछ टाइम के लिए खाली पॉइजन शांत नहीं करना चाहता बल्कि इसको जड़ से खत्म करना चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद एल्डर ना उसको अपने साथ ले जाता है। इसके बाद शिमू जब वो डायरी पढ़ा था तो उसको आगे पता चलता है कि जिस क्लान से वो शीटियान आता है, यानी कि शिमू का जो असल में क्लान है, वहाँ के क्लान के हर एक बंदे के पास ना एक अलग ही तरह की ब्लड लाइन होती है, और उनकी ब्लड लाइन किसी खास तरह के बीस्ट से आती है। जिस तरह की शिमू के पास है वो अजीब सी बीस्ट की स्पिरिट है ना उसके पास, उसी तरह की उसके पास वो ब्लड लाइन है। हालांकि ये ब्लड लाइन सबसे ज्यादा मिस्टीरियस होती है, उसको अवेक करने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल आती है, कोई जल्दी इसको अवेक नहीं कर पाता, लेकिन जो ये कर लेता है ना उसकी पावर का फिर अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और जब तक ये बंदा ब्लड लाइन को अवेक नहीं करता तब तक कि वो पॉइजन का असर उसके ऊपर बढ़ता ही जाएगा। शीटियान को ये भी पता चला था आगे चलकर कि एक बीस्ट स्पिरिट पिल आती है जिसको बीस्ट वगैरह को मार करना बनाया जाता है, तो ये भी काफी हद तक काम कर जाती है पॉइजन का असर थोड़ा सा कम करने के लिए। तब शीटियान स्पिरिट पिल को तो बार बार हासिल नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुश्किल से बनती है, तो उसने बीस्ट पिल को ही हासिल करने की कोशिश की, जो कि कुछ लेकर भी आई थी शिमू की माँ उसके लिए, और उस वजह से शिमू का थोड़ा सा थकान कम हुई और वो अच्छा महसूस कर पा रहा था। ये जो बीस्ट पिल थी ना वो ज्यादातर बनाते थे बारबेरियन लोग जो कि जंगल के इलाकों में रहते हैं। तो शीटियान उसी जिन फैमिली के एल्डर के साथ बारबेरियन के ऊपर हमला करने के लिए जा चुका था ताकि वहां जाने के बाद जितनी भी बीस्ट पिल होगी ना वो उसको हासिल कर सके। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा तो शीटियान ने देखा कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाइथन है जिसने बारबेरियन के ऊपर पहले से ही हमला कर दिया, और बारबेरियन का जो लीडर था ना उसकी जान खतरे में आ चुकी थी। तो शीटियान जो थे वो सीधे जाते हैं उस पाइथन के साथ फाइट करने के लिए, और वो यहाँ पर उस पाइथन को जान से मार डालते हैं। तो इस चीज से वो जो बारबेरियन का लीडर था ना वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था, वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है शीटियान से। तो जब यहाँ पर उसको पता चलता है कि शीटियान के अंदर एक खास तरह का पॉइजन है जो कि उसकी जान लेने वाला है, तो बारबेरियन के लीडर ने शीटियान से कहा कि मेरे अंदर भी ना ठीक इसी तरह का पॉइजन था और मेरे पास एक खास तरह की स्पिरिट
ब्लेड थी मेरे ब्लड लाइन के अंदर जो मेरे ब्लड लाइन को अवेक करने में बहुत ज्यादा मुश्किल दे रही थी, ठीक वही हाल था उसका जैसा कि अभी हाल है शिमू का। तो बारबियन के लीडर ने शीटियान को बताया था कि अगर इसको ठीक करना है ना तो मैं एक सीक्रेट रैम के अंदर गया था। सीक्रेट रैम एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस जगह है और वहां पर जाने के बाद ना बहुत ज्यादा मुश्किल से मैंने अपना इलाज किया था। वहां पर जाने के बाद मेरा इलाज हो गया और उसके बाद मैंने इलाज ही नहीं किया बल्कि अपना हेवनली रैम ब्रेक थ्रू किया। इसका मतलब कि अगर शिमू उस सीक्रेट रैम के अंदर जाता है ना तो उसकी जो ब्लड लाइन है वो अवेक हो जाएगी, जो कि उस स्पिरिट की वजह से नहीं हो पा रही है। शिमू का पॉइजन खत्म होगा और वो अपना हेवनली रैम जो है ना वो ब्रेक थ्रू कर पाएगा। तो ये सुनकर तो शिमू और उसके सारे दोस्त खुशी से एकदम नाच जाते कि यार तुम क्या कमाल की खबर पढ़े हो तुमने। उन बारबियन में से किसी को पता था कि वो सीक्रेट रैम कहां पर है। अगर हम वहां पर जाते हैं ना तो सब कुछ हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और शिमू बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और पहले से स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन वो सीक्रेट रैम कहां पर है उनका भी मैप उनके पास होता है। वहीं पर एक मैप रखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि सीक्रेट रैम कहां है, लेकिन वो मैप काफी ज्यादा मुश्किल था उसको समझ पाना। तो अगर मैप अच्छे से समझना है, इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो पहले उन बारबियन से मिलना होगा। क्या पता उन बारबियन में से किसी को अभी भी पता हो कि वो सीक्रेट रैम कहां पर है। वहां पर ना एक टोकन भी होता है जो कि बारबियन का जो लीडर है ना उसने शीटियान को दिया था। तो वो उस टोकन को ले लेते हैं और कहते हैं कि चलो अब हम चलते हैं बारबियन के पास। हो सकता है कि उनमें से किसी को पता होगा कि वो सीक्रेट रैम कहां पर है और उसके बाद हम सब चले जाएंगे उसी सीक्रेट रैम के अंदर। लेकिन शिमू की जो माँ थी वो कहने लग जाती है कि देखो ये सफर बहुत ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है क्योंकि बारबियन हमें नहीं जानते और उनका जो लीडर था जिसको शीटियान जानता था वो अभी भी जिंदा होगा मर गया होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर अब हम इस सिचुएशन में बारबियन के पास जाते हैं और उन्होंने कहीं हमें गलत समझ के हमारे पर हमला कर दिया तो हमारी जान तक जा सकती है। तो हमें जो भी कदम उठाना है वो सोच समझ के उठाना पड़ेगा। अब और भी वो क्लू नहीं ढूंढ सकते थे क्योंकि डायरी का वो आखिरी पेज था जिसमें शिमू ने उस सीक्रेट रैम के बारे में पढ़ा। अब उसके आगे जो भी करना है ना शिमू को वो खुद के दम पर करना पड़ेगा। तो यूनहान कहने लग जाते कि मुझे तो लगता है ना कि फादर ना उसी सीक्रेट रैम को ढूंढते हुए गए होंगे और जब वो सीक्रेट रैम के अंदर गए होंगे ना वहीं पर उनकी जान चली गई होगी या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से उनको वहां से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया था। लेकिन हालत ऐसी हो चुकी थी कि उनका बचना नामुमकिन था। वो सीक्रेट रैम के जरूर कुछ ना कुछ तो सीक्रेट को जान चुके होंगे। तो अगर हमें यहाँ पर पता लगाना है कि किस तरह से हमारे फादर की जान गई है तो सीक्रेट रैम में जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो शिमू की माँ कहती कि देखो हम काफी टाइम से यहाँ पर रुके हुए हैं, अब हमें चलना चाहिए वरना जिन फैमिली को इससे शक हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। ऊपर से हमें बहुत सारी चीजें मिल चुकी हैं इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, तो हम अलग प्लान बना करना उस सीक्रेट रैम को ढूंढने के लिए निकलेंगे। तो शिमू कहते कि ठीक है आप जा सकती हैं यूनहान को लेकर, लेकिन मैं यहाँ पर रुकूंगा। मुझे यहाँ पर काफी सारी टेक्निक और कुछ स्पेल्स वगैरह मिल रहे हैं, मैं एक बार उनको देखना चाहता हूँ कि मैं उनको सीख सकता हूँ या नहीं सीख सकता हूँ। लेकिन जाने से पहले शिमू की जो माँ होती है ना वो यहाँ पर शिमू से कहती है कि तुमने वो डायरी पढ़ी, क्या तुम्हें उसमें कहीं पे भी मेरा जिक्र दिखा? क्या तुम्हारे फादर ने एक बार भी मेरे बारे में कुछ लिखा था? तो शिमू कहता है कि माफ करना लेकिन मैंने उसके अंदर आपका कोई जिक्र नहीं देखा, उन्होंने आपके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये सुनकर उसकी माँ उदास होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम वो हुआ और जिनतियान को देखते हैं जो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ पर जिनतियान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो हुआ उससे कहते हैं कि यार गुस्सा क्यों कर रहा है, अब तो वो शिमू जीत गया ना ये कॉम्पिटिशन, वो बन चुका है सिटी का नंबर 1 डिसाइपल, तो अब तो उसके बारे में सोचना छोड़ ही दे, कुछ नहीं कर सकता तो उसका। तो जिनतियान कहता है कि कुछ नहीं कर सकता, मार डालूंगा मैं उसको, वो एक नल्ला लूजर कहेगा जिसके पास ब्लड लाइन भी नहीं है, वो आया है बड़ा मेरा रास्ता छीनने के लिए, मेरी पोजीशन खाने के लिए, मेरी इज्जत खाने के लिए। मैं उसको जिंदा ही नहीं देखना चाहता हूँ, किसी भी हालत में मैं उसको जान से मार कर ही रहूंगा, तो बस देखते जा। जिसके बाद हम फिर से शिमू को देखते हैं, वो अपना वापस से कल्टीवेशन करने के लिए बैठ चुका था। वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर जितनी भी स्पेल्स और टेक्निक लिखी है ना वो काफी ज्यादा कमाल की लग रही है, जितना वो मुझे स्पिरिट जो थी मेरे अंदर उसने सिखाया था उससे भी ज्यादा अच्छी लग रही है। एक काम करता हूँ सभी को यहाँ पर आराम से सीख लेता हूँ, जगह भी शांत है और मौसम भी एकदम अच्छा बना हुआ है इसको सीखने के लिए। तो शिमू आराम से ना वहाँ पर एक कुर्सी जैसा रखा हुआ था उस पर बैठ जाता है कल्टीवेशन करने के लिए, और तभी उसको दिखाई देता है कि उस कुर्सी के नीचे ना कुछ एनवेलप रखे हुए हैं। तो जल्दी से शिमू यहाँ पर उन एनवेलप को खोलता है जिसमें से एक एनवेलप ना उसी के लिए था, उसमें से एक एनवेलप ना शिमू के लिए था। जैसे शिमू उस एनवेलप को खोलता है ना उसमें लिखा था कि शिमू मेरे बच्चे तुम्हारी माँ को ना ये जिन फैमिली वालों ने एक हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है, उन्होंने उसको बंदी बना दिया है ताकि उनके खातिर ना मैं उनका गुलाम बनकर रखा रहूं। जिन फैमिली में आना मैंने सोचा था कि मेरे लिए फायदेमंद साबित होगा, लेकिन यहाँ आकर मुझे सिर्फ एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता है, गुलामों जैसे काम किए जाते हैं। मैं चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि इनके पास इतने ज्यादा सीक्रेट एक्सपर्ट वगैरह है ना जो किसी भी टाइम मेरी या फिर तुम्हारी माँ की जान ले सकते हैं, और अगर फ्यूचर में मुझे कभी कुछ हो गया ना तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि जिन फैमिली ही होगा। वो लोग यहाँ पर तुम्हारी माँ को भी मार सकते हैं और तुम्हारे ऊपर भी हमला करने के लिए वो पहुंचेंगे, इसलिए जब भी तुम्हें ये लेटर मिले ना तो थोड़ा सा संभल के ही रहना उन जिन फैमिली वालों से। तो ये सुनकर शिमू समझ
समझ जाता है कि सच में उसके दोस्तों को मारना, उसके गांव के ऊपर हमला करना ये काम किसी और का नहीं बल्कि जिन फैमिली वालों का ही था। उन्होंने ही हायर किया था उस मास्क वाले बंदे को। शिमू कहता है कि उन लोगों को पता चल गया होगा कि मेरे फादर ना उन जिन फैमिली वालों के खिलाफ है, वो बस वहां पर अपना फायदा देखने के लिए आए हैं और जब उनका फायदा हो जाएगा तो वो उनको छोड़कर चले जाएंगे। और ऊपर से मेरे फादर ने काफी सारे जिन फैमिली के सीक्रेट्स जान लिए थे, तो इस तरह से वो मेरे फादर को नहीं जाने देना चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने उनको यहाँ पर मारने की कोशिश की। उनको लगा कि यहाँ पर मेरे फादर ने मुझे भी काफी सारे सीक्रेट्स बता दिए होंगे जिन फैमिली के, तो उन लोगों ने उस मास्क मैन को हायर किया ताकि वह मुझे मार सके। और जब मास्क मैन ने देखा कि मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ, अपने दोस्त के परिवार के साथ रहता हूँ, तो उस मास्क मैन ने उनके ऊपर भी रहम नहीं दिखाया और उसने मेरे दोस्तों को मारा, सबको जान से मार दिया। उसके बाद मुझे भी मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो किस्मत थी जिसने मुझे बचा लिया। वहां पर एक दूसरा लेटर भी होता है जो कि शिमू की वो जो सौतेली माँ है ना उसके लिए था, जहाँ पर शीटियान ने उसके लिए लिखा था कि देखो जैन, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ना कभी कुछ उतना खास नहीं किया, तुम्हारे मुझ पर बहुत सारे एहसान है, लेकिन मैं तुम्हारे किसी भी एहसान को ढंग से नहीं चुका पाया। वो एहसान इतने ज्यादा है कि मैं उनको गिन भी कभी नहीं सकता। पर कुछ भी क्यों ना हो, तुम कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तुम्हारे लिए भी मेरे दिल में उतनी ही जगह है जितना कि मैं किसी और को, यानी कि शिमू को, अपने बेटे को चाहता हूँ। लेकिन अभी जो मेरी सिचुएशन है ना, उम्मीद करता हूँ कि तुम उसको समझोगी, और अगर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ तो तुम ये नहीं सोचोगी कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि सिचुएशन ही ऐसी हो गई है कि मुझे यहाँ से अब जाना होगा। अगर ये जहाँ पर मैं जा रहा हूँ अपना इलाज ढूंढने के लिए, वहां से रिटर्न लौट कर आया ना, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हें वो सारी चीज दूंगा जो मैं कभी नहीं दे पाया। तुम्हें इस जिन फैमिली से दूर ले जाऊंगा कि उन लोगों ने तुम्हें भी बहुत बुरा ट्रीट किया है। यानी कि वो सीक्रेट रेल्म के ही सफर पे जा रहे थे, लेकिन हमने देखा कि वो सीक्रेट रेल्म तक तो गए नहीं बल्कि उनकी जान चली गई। ये सारी की सारी चीजें पढ़कर शिमू ना यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। वो कहने लग जाता है कि मेरे फादर तो किस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे थे, मैंने उनको नहीं समझा और मैं तब से उनसे नफरत करता था। यहाँ पर उन्होंने सारे लेटर छुपा कर रखे थे ताकि कोई भी उनको ना पढ़ सके। मुझे किसी भी हालत में ये लेटर ना अपनी सौतेली माँ आंट जैन को देना होगा। वो पूछ रही थी ना कि उन्होंने, यानी कि मेरे फादर ने उन डायरी के अंदर उनके बारे में कुछ लिखा है, तो उसमें तो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ था। ये पढ़कर वो खुश हो जाएंगे। वहां पर शिमू को एक और लेटर मिलता है जो कि शिमू की असली माँ, जो कि शीटियान की पहली पत्नी थी, उसके लिए भी लेटर लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि मेरी पत्नी, मैं जानता हूँ कि जो तुम्हारे साथ हुआ है ना वो बहुत गलत था और मेरी खातिर कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारी मौत का, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हारे साथ ज्यादा रहूंगा ना, तो जिस सिचुएशन में मैं फंसा हूँ इस वजह से तुम्हारी भी जान खतरे में आ सकती है। इसी वजह से मुझे तुम्हें और शिमू को छोड़कर जाना पड़ा था। इस फैसले के लिए मैं हमेशा से अफसोस करता हूँ और मैं मानता हूँ कि मेरी ही गलती की वजह से तुम्हें इतनी परेशानियां उठानी पड़ी। अगर तुम जिंदा भी होती ना, तो मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हें कभी दोबारा अपनी शक्ल दिखा पाता। इतने सारे अपराध जो मैंने करके रखे हैं तुम्हारे खिलाफ, मैं शर्म से मर जाता, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसलिए हो सके तो चाहे इस लाइफ में चाहे उस लाइफ में कहीं पर भी मुझे माफ कर देना मेरी इन सारी की सारी गलतियों के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ की हैं। अगर किस्मत ने मुझे अगली जिंदगी तुम्हारे साथ दी ना, तो मैं सारी की सारी गलतियों को सुधारूंगा और जो मैंने इस लाइफ में किया है उस लाइफ में वो नहीं करूंगा। तो ये सुनकर शिमू काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। वो यहाँ पर अपना जो असली माँ है ना उसका वाला लेटर जला देता ताकि कोई उसको और ना पढ़ सके, और उसके बाद वो वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ चुका था। उसके पास एक खास तरह की पिल होती है जो कि एक स्पिरिट पिल ही लग रही थी। शिमू कहता है कि ये स्पिरिट पिल बड़ी मुश्किल से यूनान न चुरा कर मेरे लिए लाई थी और उसको काफी टाइम से मैंने अपने पास रखा है। उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ तो फायदा होगा और मैं अपने वजन को थोड़ा सा कम कर पाऊंगा। तो जैसे शिमू यहाँ पर स्पिरिट पिल को खाता है ना, उसको ऐसा लगता है कि वो किसी और ही अलग वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुका है। उसको एक अजीब से विजन आने लगते हैं और यहाँ पर वो उसी स्पिरिट को देख पाता है जो कि उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रहती है। ये किसी मंकी जैसी स्पिरिट लग रही थी और इस वर्ल्ड के अंदर ना वो मंकी स्पिरिट आराम से घूम रही होती है। वो जो मंकी स्पिरिट होती है ना, वो इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर कई सारी की एनर्जी जो थी उसको कंडेंस करने की कोशिश कर रही थी, और जैसे जैसे वो यहाँ पर की एनर्जी को कंडेंस करती है ना, शिमू को ऐसा लगता है कि उसके अंदर की एनर्जी जो है ना वो बहुत ज्यादा भर रही है। यानी कि शिमू के शरीर के ऊपर राज ना इसी मंकी स्पिरिट का है। अगर वो खुद को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाता है तो अल्टीमेटली शिमू खुद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और अब जो यहाँ पर उसने स्पिरिट पिल को खाया था जिसके अंदर की एनर्जी भरी हुई है, तो ये एनर्जी जैसे ही मिली मंकी स्पिरिट को, उसने इसको एब्सॉर्ब किया, तो इस वजह से शिमू की भी जो एनर्जी थी ना वो बढ़ते जा रही थी। शिमू के अंदर से भी की एनर्जी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा बाहर निकल कर आने लग गई थी। जिस तरह से वो जो मंकी स्पिरिट अपना कल्टीवेशन करते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग बना रही थी, शिमू भी उसी तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में लग जाता है। वो पूरी तरह से की एनर्जी से घिर चुका था और इतनी ज्यादा की एनर्जी उसके अंदर होती कि वो यहाँ पर अपना की कंडेंसेशन रैम जो है ना उसको मानो कि ब्रेक थ्रू कर जाए। इतना ज्यादा वो डेंजरस और इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका था वो। शिमू कहता है कि जिंदगी में पहली बार मुझे ना की एनर्जी क्या होती है इसका एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। वो उस की एनर्जी का यूज करते हुए ना आसपास दूर दूर में भी कितने भी कुछ चीज होंगे ना, वो हर एक चीज को नोटिस कर पा रहा था। हालांकि अभी तक उसने यहाँ पर पूरी तरह से पिल के असर को एब्जॉर्ब भी नहीं किया, लेकिन अभी से उसके अंदर इतना ज्यादा
ज्यादा फायदा दिखने लग गया था। शिमो कहता है कि ये इतना अच्छे से काम कर रहा है ना कि अगर बहुत दूर के इलाके में भी कोई मेरा दुश्मन खड़ा रहेगा ना, मैं उसको सेंस कर जाऊंगा और उसके ऊपर जाकर मैं अटैक भी कर सकता हूँ। इतना ज्यादा फायदा कर रही है ये पिल मेरे अंदर। और इसी की वजह से शिमो की जो फिजिकल बॉडी की पावर थी, यानी कि उसकी जो मार्शल टेक्निक वगैरह है ना, वो सब काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। अब अगर शिमो हर एक अटैक को यूज करे तो वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने हर अटैक को वो यूज कर पाएगा, जिस चीज से शिमो की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कहता है कि बस अब यहाँ पर अपनी जो कल्टीवेशन की शुरुआत कर चुका हूँ ना, मैं कभी नहीं रुकने वाला। मैं अपनी सारी बीमारियों को खत्म करूंगा और एक दिन वो हेवनली रैंक को मैं अचीव करके दिखाऊंगा और उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मैं जल्दी करने वाला हूँ ये चीज, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।